हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 9th का साइंस जो कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे उसी चैप्टर में से आज का ये लास्ट चैप्टर है फिजिक्स में, खाद्य संसाधनों में सुधार। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों में यानी खाद्य संसाधनों में किस प्रकार से उसको सुधार कर सकते हैं। जैसे कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है और ये दिन पे दिन वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन हमारे खाद्य संसाधनों में जो है वो कमी होती जा रही है। यानी कि उसको किस प्रकार से उसको सुधार करके कैसे उसके फसल उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। पहले क्या होता, फसल उत्पादन की वृद्धि के लिए हरित क्रांति हुआ, जैसे फसल उत्पादन की वृद्धि के लिए, तथा दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति हुआ। इस प्रकार से जो है फसल का उत्पादन अच्छा से उसका प्रबंधन किया जा चुका है। लेकिन आज जो है जनसंख्या बढ़ रही है और फसल भूमि की कमी हो रही है, तो उन्हीं भूमि में जो है खाद्य संसाधनों में किस प्रकार से उसको उन्नत किस्म की फसल उत्पादन में वृद्धि करेंगे, इन्हीं चीज़ों के हम बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसका पहला टॉपिक है फसल उत्पादन में उन्नति। ठीक है, कि किस प्रकार हम लोग फसल के उत्पादन में उसके उन्नति से हम लोग फसल को बढ़ा सकेंगे। ठीक है, जिससे हम लोग जानते हैं कि सभी जीवधारियों को क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। जिससे भोजन से हमें क्या मिलती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन तथा खनिज लवण। ठीक है, ये सभी चीज़ें कहाँ से मिलती है, हमें खाद्य संसाधन से, भोजन से, और इनको सभी जीवधारियों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ये हमें पौधे एवं जंतु दोनों ही हमारे भोजन के क्या है, मुख्य स्रोत है। ठीक है, भोज्य पदार्थों में हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। जैसे कि प्रोटीन क्या है, दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, ये से प्रोटीन प्राप्त होती है। तो ये सभी क्या है, खाद्य यानी कि पौधे से प्राप्त हुआ। उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट से जो है हमें ऊर्जा मिलती है। अनाज जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार, इन सभी चीज़ों से यानी कि पौधे से क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुआ। फिर वसा से, तेल वाले बीज से सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंडी, सरसों, अलसी तथा सूर्यमुखी, इनसे हमें क्या मिलती है, वसा मिलती है। ठीक है, फिर सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होती है। और कुछ चारा फसलें भी है, जैसे कि वर्षिज, ये उदाहरण आपके एनसीईआरटी में दी हुई है कि चारा फसलें के क्या उदाहरण हो जाएगा, तो ये वर्षिम, जई अथवा सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे में के रूप में किया जाता है। यानी कि जो अधिक मात्रा में फसल रखते हैं पशुपालन, उसके लिए चारा हो जाएगा वर्षिज, जई अथवा सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार देखिए कि सभी जीवधारियों के जो है वो हमें भोजन की आवश्यकता होती है, और उस खाद्य पदार्थ भोजन से हमें क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण एवं जल। ठीक है, तो इन सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है, पौधे और जंतु से। ठीक है, तो इसमें पौधे और जंतु के फसल उत्पादन में उन्नति देखेंगे कि अब फसल जो है कितने प्रकार के होते हैं, फसल है ना, ऋतु के आधार पर फसलों को निम्न वर्गों में रखे, यानी कि सामान्यतः दो प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, रबी फसल और खरीफ फसल। ठीक है, फसलों के प्रकार क्या है, ऋतु के आधार पर फसलों को निम्न वर्गों में रखा गया है, खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। खरीफ की फसलें क्या है कि इन फसलों को वर्षा ऋतु में, यानी कि वर्षा ऋतु में खरीफ फसलें होती है। कब, जून से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक के महीने में उगाया जाता है। उदाहरण के लिए इसका याद रखिएगा कि खरीफ फसल के उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, अरहर, मक्का, कपास, मूंग आदि। ठीक है ना, ये क्या है, खरीफ फसल के उदाहरण है जो कि जून से प्रारंभ होकर अक्टूबर महीने में उगाया जाता है। दूसरी फसल हम लोग देखेंगे, रबी की फसलें। ठीक है, इन फसलों को शीत ऋतु में उगाया जाता है। शीत ऋतु कहने का मतलब नवंबर से अप्रैल तक, ठीक है, महीनों में उगाया जाता है। उदाहरण के लिए गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ईटीसी। इसका उदाहरण याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि खरीफ फसलें के क्या उदाहरण है और रबी फसल के क्या उदाहरण है। ठीक है ना, उसके आधार पर हम ऋतु को उस महीने में
कर लेंगे कि नवंबर से अक्टूबर और ये जून से अक्टूबर तक, ठीक है, नवंबर से अप्रैल तक। इस प्रकार जो भारत में सन 1952 से सन 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुनी वृद्धि हुई है। यानी कि फसल उत्पादन में जो उसका प्रबंधन हुआ उसमें 1952 से 2010 तक फसल यानी कि कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है और उनकी पैदावार में 4 गुनी की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इनके तुलना में और अधिक जनसंख्या बढ़ रही है, यानी कि भारत की लगभग 100 करोड़ यानी कि 1 बिलियन से अधिक जनसंख्या है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है। कृषि प्रणालियों को 3 चरणों में बांट सकते हैं, यानी कि कृषि करने के लिए उसमें क्या क्या चरण हैं, तो इसको मुख्यतः 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, बीज का चुनना, यानी कि एक अच्छे फसल उत्पादन के लिए सबसे पहला क्या है, बीज को चुनना, यानी कि अच्छे बीज का चयन करके हम अच्छे फसल उत्पादन करेंगे, ठीक है। दूसरा होगा फसल की उचित देखभाल, यानी कि समय समय पर उसकी अच्छे से देखभाल करने से ही फसल खाद्य संसाधनों में वृद्धि होगी। तीसरा है खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये 3 चरण हैं फसल कृषि प्रणाली में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फसल उत्पादन में सुधार, ठीक है। फसल के बारे में यानी कि उसके उन्नति में और फसल के प्रकार हम लोग देख चुके हैं। फसल उत्पादन में सुधार है ना, किस प्रकार उसके सुधार में फसल में कर सकते हैं उत्पादन में, तो इसको भी हम 3 चरणों में बांटे हैं कि फसल की किस्मों में सुधार और फसल सुरक्षा प्रबंधन और फसल उत्पादन प्रबंधन, ठीक है ना, जो कि आपकी एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। जिससे देखिए पहला टॉपिक था फसल उत्पादन में उन्नति, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फसल की किस्मों में सुधार, ठीक है ना। उसके बाद फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल उत्पादन प्रबंधन में हम लोग देखेंगे पोषक प्रबंधन, खाद एवं उर्वरक, ठीक है। फसल की किस्मों में सुधार, इसमें क्या है, फसल की किस्मों में सुधार की विधियाँ क्या क्या इसमें विधि है, किस विधि से हम फसल के उत्पादन में सुधार कर सकते हैं। तो पहला है इसका संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि इस विधि में अलग अलग आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण द्वारा नई किस्में यानी कि संकर या उच्च उत्पादन किस्में प्राप्त की जा सकती है। संकर मीन्स क्या होगा कि 2 अलग अलग आनुवंशिक गुण वाले पौधे क्या करेंगे, एक ही में संकर करके उसका उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सुधार कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक उच्च उत्पादन वाले और निम्न उत्पादन वाले संकर से एक नई किस्म का फसल जो है वो प्राप्त होगी, जिसमें कि उच्च और निम्न मिलके और अधिक वो अलग थोड़ा सा डिफरेंट होगी। इसीलिए अलग अलग आनुवंशिक गुण वाले पौधे से संकर कराया जाता है एक नई किस्म प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो इससे फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। तो ये पहला था। अब संकरण जो है वो निम्न प्रकार का होता है ना। क्या क्या होता है, एक है अंतरा किस्में और दूसरा है अंतरा जातीय, तीसरा है अंतरावंशी। 3 प्रकार की यानी संकरण को 3 और कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला देखेंगे अंतरा किस्में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस विधि में पादप की 2 भिन्न किस्में यानी कि प्लांट की 2 अलग अलग किस्मों के मध्य संकरण कराया जाता है। यह पादप जनन की सबसे सामान्य विधि है। यानी कि प्लांट में अधिकतर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग किस्मों के मध्य संकर कराया जाता है। तो किस विधि से, इसमें अंतरा किस्में मतलब अलग अलग किस्म के बीज संकर कराने से ये सामान्यतः प्लांट में हम लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अंतरा जातीय। अंतरा जाति क्या होगा, यानी कि इंटर स्पेसिफिक। इसमें एक वंश की 2 भिन्न जातियों के मध्य संकर कराए जाते हैं। यानी कि इसमें एक ही वंश की 2 अलग अलग जातियों स्पीसीज के मध्य संकर कराए जाते हैं, ठीक है। तीसरा हो जाएगा अंतरावंशीय। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बारीकी से याद रखिएगा। अंतरावंशीय क्या है, इसमें अलग अलग वंशों से संबंधित पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है। इसमें क्या है कि अलग अलग वंशों से, ठीक है, इसमें एक ही वंश से 2
स्पीसीज के मध्य संकर कराए जाते थे अंतरा जाति में। लेकिन अंतरा वंश में क्या है, अलग अलग वंशों से संबंधित पादप के मध्य संकर कराया जाता है। तो इस प्रकार संकरण जो है वो 3 विधि देखे हम लोग कि अलग अलग अनुवांशिक गुण वाले पौधे के बीच संकरण कराए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे किस विधि से यानी कि फसल किस्मों में सुधार कर सकते हैं। दूसरा विधि हो जाएगा आनुवंशिकीय रूपांतरित फसलें। ठीक है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स। इसके द्वारा जो है वो उच्च उत्पादकता, उच्च गुणवत्ता, कीट एवं रोग प्रतिरोधक आदि गुणों वाली आनुवंशिकताएं रूपांतरित फसलें प्राप्त की जाती है। इसमें जो है आनुवंशिकीय रूपांतरण या डीएनए में हेरफेर द्वारा फसल में निम्न प्रजाति वंश या जीव के ऐच्छिक गुणों वाले जीन को डाला जाता है। आनुवंशिक देखिए नाम से ही पता चलता है कि इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसके गुणों में आनुवंशिक रूपांतरण फसलें प्राप्त की जाती है। और इसमें आनुवंशिक रूपांतरण यानी कि इसमें डीएनए में हेरफेर की जाती है, जिसमें कि फसल के उत्पादन में भिन्न वंश या भिन्न जीव प्रजाति स्पीसीज उसके ऐच्छिक गुण यानी कि जो इसके एक्स्ट्रा गुण वाले जीन हैं उसको डाला जाता है। तो इसमें जो है उसको आनुवंशिक में अंतर देखने को मिलता है। तो ये दूसरा विधि था। अब देखेंगे कि फसल के किस्म सुधार के कारक। ठीक है, यानी कि फसल के किस्म में जो सुधार किए हैं उसका क्या कारक है, क्या फैक्टर ऑफ इम्प्रूवमेंट क्रॉप वैरायटी। ठीक है, तो पहला इसमें देखेंगे कि उच्च उत्पादन यानी कि अधिक उत्पादन करने के लिए हम जो है फसल की किस्मों में सुधार करते हैं। ठीक है, उन्हीं में से ये एक कारक है क्या, उच्च उत्पादन। उच्च उत्पादन क्या, फसल की किस्मों में सुधार प्रायः प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाने हेतु किया जाता है। यानी कि फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो उच्च उत्पादन की किस्मों के सुधार में करते हैं उसमें क्या होता है, प्रति एकड़ फसल के उत्पादन बढ़ाने हेतु किया जाता है। दूसरा हो जाएगा उन्नत किस्में, है ना, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, यानी कि अच्छे किस्मों की फसल। इसमें क्या है कि फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में अलग अलग होती है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक फसल उत्पादन की गुणवत्ता क्वालिटी जो है प्रत्येक फसल में अलग अलग होती है। जैसे दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फसल तथा सब्जियों में संरक्षण काल या सेल्फ लाइफ महत्वपूर्ण होता है। तीसरा हो जाएगा इसके फसल सुधार के कारक में जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस। किस प्रकार बायोटिक और एबायोटिक उसकी रेसिस्टेंस होती है इसको देखेंगे। जैविक यानी कि जीवों से संबंधित, अजैविक जैसे है ना सर्दी गर्मी ठंडी में उसको किस प्रकार से वो प्रतिरोधकता करती है। फसल उत्पादन तथा जैविक जैसे कि रोगजनक कीट, है ना, जो कीटों से फसल उत्पादन को रोकते हैं उसमें से कीड़े मकोड़े आ जाएगा, है ना, रोगजनक कीट। तथा अजैविक में सूखा, लवणता, जलाक्रांति, सर्दी गर्मी तथा पाला परिस्थितियों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली फसलें जो है किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती है। ठीक है, चौथा हो जाएगा परिपक्वन काल में परिवर्तन, यानी कि जब चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, जब उस फसल जो परिपक्व हो जाती है तो उसमें बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिलती है। तो वो किस प्रकार से फसल सुधारक के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। यानी कि जितना जल्दी फसल जो है वो तैयार हो जाएगा, कम से कम समय लगना वो आर्थिक दृष्टि से अच्छा है ना, क्योंकि कब बारिश हो जाए, कब उसको जैविक और अजैविक कारक प्रभावित हो जाए, इससे अच्छा है कि वो कम समय में जो हमारा फसल तैयार हो जाए। तो ये क्या है, आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, यानी कि उसको किसी भी प्रकार से हानि उठाना नहीं पड़े। ठीक है, इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसल उगा सकते हैं और इससे क्या हो जाएगा, कम समय में अलग अलग वैरायटी के यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की फसल को एक ही वर्ष में लगा सकते हैं, जिसमें हमें खाद्य संसाधन में वृद्धि होगा। तो इस प्रकार परिपक्वन काल में परिवर्तन। पांचवा देखेंगे इसका व्यापक अनुकूलता। ठीक है, इस प्रकार की किस्मों का विकास करना
विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को अस्थायी करने में सहायक होगा और इस प्रकार एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी इतना कारण था कि फसल की किस्मों के सुधार के क्या कारक था। क्या देखिए हम लोग उच्च उत्पादक, है ना, उच्च उत्पादन, दूसरा था उन्नत किस्में, तीसरा था जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, चौथा देखिए हम परिपक्वन काल में परिवर्तन, पांचवां देखिए व्यापक अनुकूलता। ठीक है ना, तो यानी कि 5 फैक्टर देखिए क्या फसल की किस्मों में सुधार। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका एक रह गया, छठा है ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, है ना, यानी कि ये वे गुण हैं जो पादप में अच्छी वृद्धि वो उच्च उत्पादकता दर्शाते हैं। इन गुणों वाले पादप अन्य पादपों की अपेक्षा अधिक पसंद किए जाते हैं, जैसे कि चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। ये ऐच्छिक गुण वाले जो है ये सस्य विज्ञान गुण है। ये क्या है, फसल किस्म के सुधार के कारक है। 6 कारक इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा फसल उत्पादन प्रबंधन। ठीक है, यानी कि फसल उत्पादन के लिए हम उसमें क्या क्या प्रबंध कर सकते हैं। इसमें पहला टॉपिक देखेंगे हम लोग पोषक प्रबंधन। ठीक है, पोषक प्रबंधन क्या हो जाएगा कि फसल के उत्पादन के लिए किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है, पौधे की वृद्धि के लिए, फसल के उत्पादन के लिए। ठीक है, तो पोषण प्रबंधन जो है यानी कि पौधे की वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन से हमें क्या मिलती है, पोषण मिलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, है ना। उसी प्रकार प्लांट को भी पोषण की आवश्यकता होती है उनकी वृद्धि के लिए, अच्छी फसल के लिए, अच्छी है ना उत्पादन के लिए। तो पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो पौधा में क्या है पोषक पदार्थ, पौधों के पोषक पदार्थ है हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। अब हवा, पानी तथा मिट्टी से प्लांट को क्या प्राप्त होता है, जैसे पौधा के लिए 16, याद रखिएगा 16 पोषक पदार्थ आवश्यक है ना। वो 16 पोषक पदार्थ क्या है, हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, हवा से क्या मिल रहा है उसको, कार्बन तथा ऑक्सीजन। पानी से क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, क्योंकि पानी का सूत्र क्या होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, इसीलिए उसको जल से क्या मिल रही है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। हवा से क्या मिल रहा है, कार्बन तथा ऑक्सीजन। तो 2 और 2 4 हो गया इधर, है ना, कार्बन तथा ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन 3 हो गया, बाकी क्या रह गया शेष 13। तो 13 पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। हवा से कितने पोषक पदार्थ मिला उसको, प्लांट को 3, और मिट्टी से कितना मिलेगा, 13। ठीक है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन हो गया, पानी से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो दोनों ऑक्सीजन हो गए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3, मिट्टी से 13 पोषक तत्व मिले। इन 13 पोषकों में से 6 से अधिक मात्रा चाहिए, यानी कि 13 पोषक में उसको अधिक मात्रा में चाहिए 6 पोषक तत्व, बाकी जो रेस्ट है उसको कम पोषक चाहिए। ठीक है ना, जिस प्रकार जैसे कि हम लोग सामान्यतः 5 पोषक तत्व पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है, तो हम अधिक मात्रा में क्या लेते हैं मनुष्य, कार्बोहाइड्रेट, है ना, उसके बाद प्रोटीन, बहुत कम मात्रा में हम लोग क्या लेते हैं, वसा लेते हैं, और बहुत कम मात्रा में विटामिन लेते हैं। तो जो अधिक मात्रा में लेते हैं उसको क्या कहेंगे, वृहत पोषण, है ना, यानी कि अधिक, वृहत मीन्स बड़ा, पोषक मीन्स पोषक पदार्थ, यानी कि उसको अधिक मात्रा में पोषक पदार्थ चाहिए। 13 में से क्या 6 से अधिक इसलिए चाहिए, इसलिए उन्हें क्या कहेंगे, वृहत पोषण। बाकी जो शेष पोषक तत्व है, पोषक की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व। उन 6 पोषक तत्व जो उन्हें प्लांट को अधिक मात्रा में चाहिए वो क्या है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये याद रखिएगा। उसके बाद बहुत कम मात्रा में चाहिए उसको Fe, यानी कि आयरन, Mg मैग्नीशियम, Cl क्लोरीन, Zn जिंक,
Cu, कॉपर, etc ये उनको सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इसको सूक्ष्म पोषक कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार प्लांट में हम के टोटल कितना पोषक पदार्थ देखे 16 में से वायु से 3 मिल रही थी। ठीक है ना। बाकी जो मिट्टी में 13 मिल रहे 13 पोषक तत्व, तो उन 13 में से कुछ अधिक मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, उसको क्या कहेंगे वृहत पोषक, और कुछ कम मात्रा में चाहिए, उसको क्या कहेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत और सूक्ष्म में याद रखिएगा कि वृहत पोषक तत्व के अंतर्गत कौन कौन सा तत्व आ जाएगा, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम। ठीक है ना। उसके बाद मैग्नीज, और सूक्ष्म में याद रखिएगा Fe, Mg, Cl, Zn, कॉपर। ठीक है ना। इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रिया सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों प्रतिवृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि इन पोषक तत्व के कमी से प्लांट अच्छे से वृद्धि नहीं होगा, है ना, उसके जनन क्षमता में भी कमी हो जाएगा, वो रोग से प्रभावित हो जाएगा। तो अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक रूप में इन पोषकों को मिलाना आवश्यक है। इसीलिए चूंकि वो मिट्टी से ही पोषक प्राप्त करते हैं, लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, फसल जब उत्पादन करते हैं तो उसमें खाद तथा उर्वरक डालते हैं, ताकि इन पोषकों को उसको पोषक पदार्थ मिल जाए, है ना, कि खाद में कौन सा पोषक तत्व है और उर्वरक में। तब चूंकि फसल उत्पादन की बात हो रही है, पोषक प्रबंधन की बात हो रही है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक। ठीक है। तो जानते हैं खाद क्या है। खाद क्या है, एक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है, यानी कि उसमें कार्बन की मात्रा होती है, तथा यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं, है ना। खाद को कम ही देंगे तो वो मिट्टी क्या करेगा, उससे पोषक पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। यानी कि खाद को जो कि हम लोग घरों से कचरे निकालते हैं, सड़े गड़े, है ना, जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधे के कचरे, उससे क्या होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मतलब अपघटित होकर खाद बनता है। इसमें समय लगता है, लेकिन ये अपघटित होकर लास्ट में खाद का निर्माण हो जाता है। और खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थ के उपयोग के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। यानी कि जब खाद तैयार हुआ, उसमें अपघटित हुआ, तो अपघटित कौन किया, उसमें जो जैव पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव है ना, कवक है, बैक्टीरिया है, तो उसके आधार पर जो है वो खाद को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। क्या है, पहला कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, दूसरा हो जाएगा हरी खाद। ठीक है ना। तो कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट में हम क्या देखेंगे कि पौधे व उनके अवशेष पदार्थों, कूड़े करकट, पशुओं के मलमूत्र आदि कार्बनिक पदार्थों को जीवाणु तथा कवकों, है ना, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, कवकों यानी कि फंगस, जीवाणु और फंगस के क्रिया द्वारा खाद रूप में बदलना कंपोस्टिंग कहलाता है। ठीक है। जो भी हमें कूड़े कचरे पदार्थ के अवशेष, जंतुओं के अपशिष्ट, ये सभी क्या करते हैं, उसको अपघटित कौन करते हैं, तो ये अपघटित जीव कहलाते हैं। कौन, बैक्टीरिया और फंगस। इन्हीं के द्वारा अब धीरे धीरे अपघटित करके ये खाद के रूप में बदल देते हैं। इसी को क्या कहेंगे, कंपोस्टिंग कहलाता है। ठीक है। जब कंपोस्ट को केचुए के उपयोग से तैयार करते हैं, जिसे क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्ट। अब जो अपघटित जीवाणु और कवक जो खाद के रूप में बदला, उसको क्या किए हम लोग, कंपोस्ट। और कंपोस्ट को जो केचुए उपयोग किए, यानी कि उसको मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए फिर उस कंपोस्ट को केचुआ यूज़ किया, और उसको क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्ट। इस प्रकार ये खाद का प्रकार हो गया कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। दूसरा देखेंगे हरी खाद। ठीक है ना। हरी खाद क्या है कि फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे कि पटसन, मूंग अथवा गवार उगा देते हैं, और बाद में उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है ना। इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है ना, पोषक तत्व बढ़ जाती है, और जो भी हम लोग फसल लगाते हैं उसके फसल में वृद्धि होती है। तो ये हरी खाद कहलाया, चूँकि
पौधा से ही यानी कि प्लांट जैसे पटसन मूंग अथवा उन्हीं को उगा कर फिर क्या करते हैं, उसको हल चलाकर खेतों में मिला देते हैं मिट्टी में, ठीक है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी ये हरी खाद कहलाया, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक है। जो भी प्लांट में नाइट्रोजन और फास्फोरस था वो मिट्टी में मिल गया और इस प्रकार जो है वो हमारा मिट्टी एक पूर्ण पोषक करने में सहायता होगा, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे उर्वरक। वो तो वर्मी कंपोस्ट है ना, और कंपोस्ट हरी खाद वो कार्बनिक था। उर्वरक क्या करेंगे, ये व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक है, यानी कि ये व्यापार के रूप में जो यूज़ करते हैं, ये एक तैयार है ना, तैयार किया हुआ हमें मार्केट में मिलती है पोषक पादप पोषक, जिसमें कि उर्वरक क्या रहता है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम। ये याद रखिएगा कि उर्वरक में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उर्वरक में क्या होती है और खाद में, है ना। तो याद रखना नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान होते हैं। उर्वरक आसानी से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा ये पानी में घुलनशील होते हैं, यानी कि प्लांट द्वारा उर्वरक को आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं और चूंकि ये पानी में घुलनशील होते हैं, है ना, और ये बनाया हुआ हमें मार्केट में मिल जाती है, ठीक है। और खाद को हम लोग खुद से जो बनाने में समय लगती है ना, अपशिष्ट जीवों और प्लांट के द्वारा। अब इन दोनों में थोड़ा डिफरेंट देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइप आंसर में क्वेश्चन में खाद एवं उर्वरक में अंतर पूछा जाता है, ठीक है। तो खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है, ये मुख्य रूप खाद के बारे में पहले देखेंगे। पहला पॉइंट कि ये मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। उर्वरक में हम देखेंगे ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। फिर देखेंगे ये दूसरा पॉइंट कि ये प्राकृतिक पदार्थ से बने होते हैं, ये रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं। क्योंकि खाद जो हम बनाएं प्राकृतिक पदार्थ से, जो भी हमारे घरों से कचरे है ना, जीवों के अपशिष्ट, इनसे बनाएं, लेकिन उर्वरक जो है वो रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि ये बनाया हुआ मिला हमें, ठीक है ना। तीसरा इसका अंतर हो जाएगा, खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जबकि उर्वरक में अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद खाद जो है वो सस्ती होती है तथा घर और खेत में बनाई जा सकती है, जबकि उर्वरक महंगे तथा फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट इसका अंतर होगा, खाद जो है वो धीरे धीरे पौधे द्वारा अवशोषित की जाती है, क्योंकि यह पानी में अघुलनशील है, ठीक है। पानी में खाद जो है वो अघुलनशील है, जिस कारण प्लांट धीरे धीरे इसको अवशोषित करते हैं, जबकि उर्वरक जो है वो आसानी से फसल को उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि ये पानी में घुलनशील है ना, इसलिए प्लांट इसको जल्दी अवशोषित कर लेती है। उसके बाद इसका जो है आसानी से भंडारण तथा स्थानांतरण किया जा सकता है, किसका, खाद का। उर्वरक में क्या है, इसका भंडारण तथा स्थानांतरण सरलता से नहीं किया जा सकता है। तो ये दोनों में डिफरेंट था खाद और उर्वरक में, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सिंचाई और इसके फसल उत्पादन, पशुपालन, है ना, मधुपालन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी और ये चैप्टर भी जो है काफ़ी बड़ा है। पोषक तत्व, खाद, उर्वरक के बारे पढ़े, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई के बाद फसल पैटर्न, अनाज का भंडारण, पशुपालन, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए पढ़िए, लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 9th में है या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो NCERT पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।